हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सबसे पहले समझेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन किसी प्रकार का सडन चेंज आ जाना, किसी भी स्पीशीज में कुछ अलग लक्षण आ जाते हैं, वो हो सकता है कि किसी म्यूटेशन की वजह से हुए हो। म्यूटेशन बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ये फिनोमेना रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी होता है और ये फिनोमेना म्यूटेशन के द्वारा भी होता है। यहाँ पर डीएनए का जो एक बेस पेयर होता है वो अगर हट जाए तो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है और ऐसे म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको आगे के चैप्टर में भी समझेंगे और यहाँ पे हल्का सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बेस पेयर होते हैं। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि प्यूरिन से पिरिमिडीन्स होते हैं, जिसमें यहाँ पर एडिनोसिन थायमिन के साथ साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनता है और एक तीन जो कोड होते हैं वो मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं और एक कोडॉन जो होता है वो एक अलग तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर यहाँ पर कोई एक या तो गायब हो जाए और या कोई एक जुड़ जाए तो पूरा का पूरा जो तीन का सीक्वेंस है पूरा का पूरा बदल जाएगा, तो जो प्रोटीन है वो भी बदल जाएगी। इस प्रकार से अब जो स्पीशीज होगी वो दूसरी तरह से फॉर्म हो जाएगी और इस तरह का जो म्यूटेशन होता है ये कई फैक्टर की वजह से हो सकता है। इसमें कुछ फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं रेडिएशन के द्वारा, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, इसके द्वारा भी हो सकते हैं। केमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, अगर कि ह्यूमन की बात करें या किसी में भी किसी भी जानवर में बात करें तो बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का चली आ रही है। इनकी एनालिसिस हम लोग प्रीडिग्री एनालिसिस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। प्रीडिग्री एनालिसिस टेस्ट के लिए हम लोग एक प्रकार का चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट में ये जो स्क्वायर होता है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर जो ये राउंड है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहाँ पर अनस्पेसिफाइड सेक्स है तो वहां पर इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं रोम्बस की तरह। ये जो अगर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है इसका मतलब इनके बीच में मीटिंग हुई है, और अगर ये यहाँ पर दो दिखा दिया है तो इसका मतलब ये सिबलिंग है, ये क्लोज रिलेटिव है और इनमें जो है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स होंगे, तो यहाँ पर डबल पेयर दिखाई देंगे। अब इसमें जो नीचे दिखाया गया है वो ये है कि यहाँ पर एक मेल है एक फीमेल है और इसकी जो प्रोजेनी है उसको हम लोग नीचे की लाइन बनाते हैं। यहाँ पर ये जो फीमेल है ये भी फीमेल है और ये मेल है, इसको रेड कलर से दिखाया गया है। रेड कलर का मतलब है कि इसको डिजीज है। तो इसी तरह से प्रीडिग्री एनालिसिस की जाती है। जो प्रीडिग्री एनालिसिस है उसको हम लोग इस प्रकार से समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये फीमेल है जो कि इंफेक्टेड है, इसको बीमारी है, ये मेल है जो कि नॉर्मल है। तो फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, मेल में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। अब बीमारी जो होती है X क्रोमोसोम पर है कि Y क्रोमोसोम पर है, इस पर डिफर करती है। अगर बीमारी X क्रोमोसोम पर होगी तो मेल में उस बीमारी के लक्षण आसानी से आ जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। लेकिन जो फीमेल होगी वो सिर्फ कैरियर है, क्योंकि वहां पे फीमेल में एक के ऊपर अगर बीमारी है भी तो दूसरा जो एक्स है वो फ्री है, उस पर बीमारी नहीं है, तो ये कैरियर होगी। कैरियर मतलब अगली जनरेशन में तो ये लेकर के जाएगी मगर इसको बीमारी नहीं होगी फीमेल को। जबकि मेल के पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है और यहाँ पर बीमारी होगी तो इसको डिजीज हो जाएगी। इसको यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसके ये चार जो है इसके बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, एक फीमेल है जो कि नॉर्मल है, ये मेल है जिसको डिजीज हो रखी है, ये मेल है जो कि नॉर्मल है, ये फीमेल है जिसको की बीमारी हो रखी है। अब अगर ये जो मेल है ये किसी नॉर्मल फीमेल के साथ मैरिज करता है तो यहाँ पर जो इसके बच्चे होंगे वो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। वहीं पर अगर ये डिजीज वाली फीमेल किसी नॉर्मल के साथ भी मैरिज करती है तो यहाँ पर जाकर के ये इसको बीमारी है और ये दोनों जो बच्चे हैं ये मेल हैं, वो दोनों नॉर्मल है। इस तरह से प्रीडिग्री एनालिसिस की जाती है। आगे की बीमारियों में भी हम लोग इसको देखेंगे।
मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कि जो पैटर्न होता है, जो मेंडेलियन का जो चार्ट है उसको पूरी तरह से फॉलो करता है, जो ट्रेट है वो उसी तरह से चेंज होते हैं। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है उसको हम लोग हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, कीटोयूरिया और थैलेसीमिया जैसी जो बीमारियां होती हैं वो इसके अंतर्गत स्टडी की जाती है। इसमें जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के ऊपर ये काम करते हैं। इसमें एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, या किस तरह की बीमारी है, किस तरह से ट्रांसमिशन हुआ है, इसको अभी के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा मोटा मोटा समझा है। अगर कलर, इसके में हम लोग एक बीमारी को देखते हैं जो कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है उसमें एक जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको रेड और ग्रीन में जो डिफरेंस होता है वो कहीं से वो पता नहीं कर पाता है। मेल जो होते हैं इस बीमारी से ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, लगभग 1% मेल इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं। वहीं पर जो फीमेल है वो 0.4% ही इन्फेक्टेड होती हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होती हैं, कैरियर होती है। तो एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाने वाली बीमारी है। और यहाँ पर मेल इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर नॉर्मली जो मेल होता है उसको बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ये जो टेस्ट किया जाता है, अगर आप कहीं नेवी में, मर्चेंट नेवी में, रेलवे में और लोको पायलट, इन सब में अगर आप जाएंगे तो पक्का आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा कि आप ग्रीन और रेड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, आप सिग्नल देख भी पाएंगे, सिग्नल को सही से आप जज कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए ये टेस्ट जरूर कराए जाते हैं। इसके बाद अगली बीमारी होती है जिसको कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ब्रीडर्स डिजीज है। अगर ये डिजीज हो गई तो ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और इसकी जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है। और इस बीमारी को होने के बाद जो क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है। अगर आपको एक कट भी लग गया तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूअस रहेगी, वो आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होने वाली है। तो इसमें जो होती है ये क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में बीमारी पाई जाती थी और फिर वो प्रोजेनी में आगे बढ़ती चली गई। इसको जो है रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। अगली बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है, वैसे तो बाइकॉन्केव होती है, लेकिन यहाँ पर जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप्ड हो जाती है। तो ये जो बीमारी है, हालांकि इस बीमारी में होता ये है कि हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो जो है चेंज हो जाती है। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड को वेलिन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और इस प्रकार से जो हमारा जो प्रोटीन है वो सिंथेसिस भी बदल जाती है। इसमें जो पॉलीमराइजेशन होता है और लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये बाइकॉन्केव होने की बजाय लंबी हो जाती है और सिकल सेल हो जाती है। बाकी के बारे में आगे समझेंगे।